हेलो एवरीवन। जय हिंद। होप आप सब ठीक होंगे। तो आते हैं हम अपने द विजिलेंट स्क्वाड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने स्टार्ट किया था क्लास टेंथ के सिलेबस को लेके। तो जैसा कि डिमांड थी आप लोगों की, जैसा कि कमेंट बॉक्स में था, तो हमने क्लास टेंथ के सिलेबस को स्टार्ट किया था, जहां पे हमने दो चैप्टर पढ़े थे, फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा आपका रिस्पॉन्ड होगा वैसे आप कमेंट करिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आते हैं हम उसका नेक्स्ट चैप्टर, उसी सीरीज में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जो आपके सिविक्स से ही है, जो थर्ड चैप्टर है आपका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। थर्ड चैप्टर है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जब हम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के सोशल डिवीजन होता है। ठीक है। अलग अलग कम्युनिटीज बनती है। तो उसमें बहुत सारी कम्युनिटियों में से जो मेन तीन कम्युनिटी है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जेंडर के आधार पे जो हम डिवीजन करते हैं, रिलीजन के आधार पे जो हमारा डिवीजन होता है सोसाइटी के अंदर, और जो कास्ट के अंदर डिवीजन होता है, उसको लेके हम डिस्कस करेंगे कि इनका आपकी सोसाइटी में क्या रोल है, इनका पॉलिटिक्स में क्या रोल है, यह पॉलिटिक्स को, आपके पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम से ये तीनों आपके सोशल एक्सपेक्ट, सोशल ग्रुप्स कैसे अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए। तो ये देखा क्या हमने कि तीन हमारे आपके सोशल डिवीजन हो गया, सोशल डाइवर्सिटी हो गया, जो आपकी डेमोक्रेसी में दिखाई देता है, जो मेन तीन है। कौन कौन सा है? फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है आपकी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर फर्स्ट जो डिवीजन है वो जेंडर। लेकिन जेंडर के आधार पे अगर हम सोसाइटी में देखें, तो मेनली हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक मैन, दूसरी वुमेन। यानी मेल और फीमेल के आधार पे हम दो कैटेगरी में बांटते हैं आपका जो जेंडर डिवीजन है। ठीक है। अब आते हैं हम रिलीजन के आधार पे। तो रिलीजन के आधार पे आपने देखा होगा कि भारत में लगभग हर एक रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। ठीक है। जिसमें से हम मेनली देखते हैं कि कुछ हिंदूज हैं जो ज्यादा संख्या में है। हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। तो ऐसे तमाम रिलीजन आपके देश में पाए जाते हैं। ठीक है। तो रिलीजन के ऊपर आपके डेमोक्रेसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, और आपकी पॉलिटिक्स का इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों हम देखेंगे। ठीक है। दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। थर्ड जो हमारा डिवीजन है वो है कास्ट। और ये सबसे वाइडली स्प्रेड डिवीजन है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अपनी कंट्री में लोग अपने कास्ट को लेके, चाहे वो जिस भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डीपली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर आप किसी का नाम भी पूछेंगे नॉर्मली, तो व्यक्ति अपना जो पर्टिकुलर नाम है वो धीरे बोलता है, लेकिन कास्ट को लेके वो थोड़ा उसकी वॉइस तेज हो जाती है, एम्फेसाइज करके बोलता है कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। तो इस कंडीशन में कास्ट का जो डिवीजन है, कास्ट का जो रोल है एज ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हम तीनों डिवीजन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या है आपकी कंट्री में इनका कंडीशन क्या है, या सोसाइटी में इनका कंडीशन क्या है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जेंडर से, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो आमतौर पर हम क्या देखें कि जेंडर एक सेक्सुअल डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर ये हमारा एक स्टेरियोटाइप थिंकिंग होती है। आमतौर पर सोसाइटी में, घर में, फैमिली में हमारी एक स्टेरियोटाइप थिंकिंग होती है कि कुछ पर्टिकुलर काम है वो स्पेशल जेंडर के लिए ही बनाए गए हैं, जैसे और कुछ दूसरे पर्टिकुलर काम है वो दूसरे जेंडर के लिए बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर का कोई काम होगा, हाउस होल्ड का कोई काम होगा, किचन का काम होगा, बच्चों का अपब्रिंगिंग का काम होगा, तो ऐसा माना जाता है कि घर की जो महिलाएं होंगी, जो घर की फीमेल मेंबर होंगी, उनका ये काम है। ठीक है। और घर के बाहर का जो काम होगा वो किसका काम होगा? मेल मेंबर का काम होगा, घर पे बाहर जाके काम करने का। ठीक है। a system in which the household work is done by or organized by the women of the family। ऐसा हमने एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग बनाया है। रियलिटी ऐसा नहीं है। आएंगे हम पढ़ेंगे। sin everywhere understood as the natural but it is based on the social expectations, not biology। यानी कि जो हमने डिवीजन किया है लेबर का, काम का, ये हमने सोशली ऐसा मान लिया है कि ऐसा होता है, बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल ऐसा डिवीजन नहीं किया गया है। ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आता है कि वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स स्टेज मिनिमल एंड मोस्ट सोसाइटीज। इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो कंसिक्वेंसेज आता है वो ये होता है कि जो महिलाएं हैं, जो वीमेन हैं, उनका रोल पॉलिटिक्स में और आपके जो डे टू डे सोशल एक्टिविटीज हैं घर के बाहर की, वहां पे इनका जो रोल होता है, इनका जो प्रेजेंस है वो काफी कम दिखाई देता है। ठीक है। क्योंकि हमने मान ही लिया है क्या, हमारी एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग ही क्या हो गई है कि उनका काम कहाँ तक है, घर तक है। ठीक है। चलिए। तो ये आपका एक सर्वे है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं क्या
सर्वे हमको क्या बता रहा है, देखिए क्या है। सर्वे दिखा रहा है कि जो इनकम जनरेटिंग आपकी जो जेंडर है वो कौन है, मेनली आपके मेन है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात, मेन को माना जाता है कि वो किस लिए है, अर्निंग करने के लिए। तो यह है रेशियो आपका, क्या देखा हमने कि जो आपकी इनकम जनरेटिंग है वो मेन है। हाउस होल्ड वर्क, सिंपली मैंने बताया, हमने ये भी मान लिया कि घर का काम कौन करेगा, तो वो महिलाएं करेंगी, वुमेन, जहाँ पे आपके मेन का प्रेजेंस काफी कम होता है। और अगर रेस्ट की बात करें कि किसके लाइफ में कितना लेजर है, तो हमारा सर्वे बताता है कि लगभग दोनों के लाइफ में ही इक्वली रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, आराम करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, देखिए क्या देखा हमने, वुमेन वर्क है एवरेज तौर पे, या फिर मेन का वर्क है एवरेज तौर पे, और उनके वो है। तो वुमेन का काम हमने क्या बताया था आपको कि वुमेन कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, अनपेड, इनविजिबल एंड अंडर वैल्यूड वर्क, कि उनके घरों पे जो वो काम करती है उसको हम वैल्यूड नहीं देते, हम मानते हैं कि ये तो उसका काम है ही, और इसके लिए उनको कोई सैलरी या फिर कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है, वो अनपेड वर्क है। ये हमने लेबर का डिवीजन किया है वुमेन के लिए। मेन के लिए क्या किया है, वर्क आउटसाइड एट द होम एंड पेड, विजिबल एंड सोशली वैल्यूड, उसके काम को हमेशा क्या किया जाता है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं उसके काम को, कि अगर जो बाहर का काम है उसको हम वैल्यू देते हैं और वो पेड होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि आपके जेंडर का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर हमने किया है, और ये सोशली एक्सेप्टेबल है, ऐसा नेचुरल या फिर बायोलॉजिकल नहीं है। आगे, वुमेन डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन, अब इसका जो अल्टीमेट कंसिक्वेंसेस ये आता है कि जो आपकी प्रेजेंस है विमेन की, नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि आपकी पूरी दुनिया में दो ही जेंडर है, दो ही तरह के लोग हैं, या तो मेन है या तो वुमेन है। तो वर्ल्ड में जितने सारे आपके रिसोर्सेज हैं दोनों पे क्या है, इक्वली उनका एक्सेस होना चाहिए। लेकिन वास्तव में रियलिटी में क्या है, देखिए हम फैमिली लिटरेसी रेट क्या हमने देखा, अगर हम भारत की बात करें तो अगर 76% आपके क्या है मेल लिटरेट हैं, एलिजिबल हैं पढ़ने में, तो वहाँ पे सिर्फ 54% महिलाएं क्या होती हैं, पढ़ पाती है, लिख पाती है। यहाँ पे सेम स्टेरियोटाइप थिंकिंग, कि अगर घर पे अगर दो भाई बहन हैं, तो आमतौर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने रिसोर्स खर्च करना चाहते हैं किसके ऊपर, जो उनका बॉय चाइल्ड है उनके ऊपर, रादर देन द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, आगे क्या देखा हमने, सेक्स रेशियो, जो अभी फिलहाल तो कुछ हद तक सुधार दिखाई देता है, उसमें कुछ आपका सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि 919 गर्ल चाइल्ड है ओवर 1000 बॉयज। आगे क्या देखा हमने, 1 आवर वर्क मोर डेली बाई वुमेन वर्सेस मेन, कि जो घर का काम होता है वहां पर महिलाएं औसतन या फिर एवरेज दिखाया जाए तो 1 घंटा अधिक काम करती है इन कंपेयर टू मेन। ठीक है, वुमेन इन लोकसभा, वुमेन का जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है वो कितना है, बहुत ही मिनिमल है, जहां 50% होना चाहिए वहां पे मात्र कितना है, 14.36% प्रेजेंस है इन द लोकसभा एज पर 2019 इलेक्शन। ठीक है, फॉर्म ऑफ डिसएडवांटेज, उनके साथ डिसएडवांटेज और कहाँ कहाँ होता है, देखिए लो लिटरेसी एंड फ्यूअर गर्ल्स परस्यू हायर स्टडीज, फैमिली प्रायोरिटाइज सन एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फैमिली के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या फिर रिसोर्सेज ज्यादा हो भी, फिर भी वो अपने बॉय चाइल्ड को, बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इन कंपेयर टू गर्ल चाइल्ड, इन हर मामले में, लिटरेसी के मामले में, एजुकेशन के मामले में। वेरी फ्यू वुमेन इज हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब, आपकी कंट्री या फिर आपकी सोसाइटी में बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको अच्छी सैलरी और उनकी जॉब को वैल्यू दिया जाता है। इक्वल रिपब्लिकेशन एक्ट 1976, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स, गेट वुमेन आर पेड लेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। क्या आपने देखा कि आपके इक्वल वेज का एक्ट तो बनाया गया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो वर्क प्लेसेस हैं वहां पे हमें डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है कि सेम वर्क के लिए जो वुमेन है उनको पेमेंट कम मिलती है और मेन को पेमेंट ज्यादा मिलती है। ठीक है, सेम वर्क के लिए। सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन लोअर द चाइल्ड रेशियो इन मेनी स्टेट्स, क्या देखा हमने कि हर फैमिली, हर पेरेंट की चाहत होती है कि उनके घर पे पैदा होने वाला कौन हो, बॉय चाइल्ड ही हो, बॉय बेबी ही हो। ठीक है, और इस वजह से जो सेक्स रेशियो हमने देखा यहाँ पे वो क्या है, 1000 बॉयज पे 919 ही है। हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमेस्टिक वायलेंस इवन विद इन द होम, नहीं इसके अलावा ऐसी बहुत सारी जगह हैं, प्लेसेस हैं या फिर है जहाँ पे उनको हरासमेंट या फिर दूसरे डिसएडवांटेज का फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये वुमेन इन द नेशनल पार्लियामेंट, अब देखेंगे कि आपके रीजन वाइज वर्ल्ड लेवल पे कौन से एरिया में आपकी वुमेन का प्रेजेंस पार्लियामेंट में यानी कि पॉलिटिक्स में ज्यादा है।
तो हम देखते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो ये आपकी डेवलप कंट्रीज हैं, ये इंडिया है, ये पैसिफिक है, ये अरब स्टेट्स, और धीरे धीरे हम जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपकी यूरोप है, ये अमेरिकन है और ये नॉर्डिक कंट्रीज है। तो जैसे जैसे हम डेवलप कंट्री की तरफ जाएंगे वहां हम देखेंगे कि जो उनका प्रेजेंस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे वुमेन के लाइफ को इक्वली वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, और यही वजह है कि वो क्या देश क्या है आज डेवलप है। चलिए अब देखते हैं हम कि भारत में हम देखेंगे कि भारत में जो वुमेन है उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका अभी कंडीशन क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके लोकल लेवल से। जब हम लोकल लेवल यानी कि पंचायती राज से स्टार्ट करेंगे तो पंचायती राज में हम ये पाते हैं कि जो 1/3 सीट्स होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 1/3 सीट्स क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए। पंचायती राज मतलब जो गांव का प्रधान का, वार्ड मेंबर का, या फिर म्यूनिसिपालिटी का जो इलेक्शन होता है उसमें 1/3 सीट क्या होती है, रिजर्व होती है स्पेशली फॉर वीमेन कैंडिडेट। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रगल क्या देखा हमने कि ये जो आपका 1/3 सीट जो मिला है ये सिर्फ पंचायती राज या फिर जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है उसी में दिया गया है। जो स्टेट की असेंबली होती है या फिर जो नेशनल लेवल की असेंबली है जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पे ऐसा कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है स्पेशली फॉर द विमेन। और इसके लिए एक लंबे टाइम से स्ट्रगल डिमांड चलती आ रही थी कि हमें क्या दिया जाए, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल के असेंबली में भी 1/3 सीट रिजर्व किया जाए स्पेशली फॉर विमेन। और एक लंबे टाइम से एक बिल प्रपोज भी किया गया था जिसपे 1/3 सीट रिजर्व करने की बात की गई थी। तो फाइनली गवर्नमेंट ने आपकी 2023 में एक एक्ट बनाया, तो एक्ट बना के पास किया जिसको हम बोलते हैं का नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट। यह एक्ट क्या बोलता है, देखिए, वुमेन रिजर्व एक्ट 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड दिल्ली असेंबली। यानी कि वो हर एक आपकी जो पब्लिक असेंबली है, चाहे स्टेट लेवल की चाहे नेशनल लेवल की, वहां पे 1/3 सीट रिजर्व की जाएगी। आप इस एक्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, ये एक्ट अभी रिसेंटली ऐड हुआ है सिलेबस में, तो आपके अकॉर्डिंग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट 2023। यह एक्ट क्या बोलता है कि नेशनल लेवल पे जो असेंबली है पार्लियामेंट लोकसभा, और स्टेट लेवल पे जो असेंबली है विधानसभा, और या फिर जो दिल्ली की असेंबली है वहां पे विधानसभा, वहां भी क्या होगा, आपकी 1/3 सीट यानी कि 33% सीट्स क्या होंगी, रिजर्व रहेंगी फॉर विमेन। ठीक है, वाई इज द वुमेन रिप्रेजेंटेशन लो इन इंडिया, कम क्यों है, क्योंकि हमने मान ही लिया था, हमारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो थी वही इस कंडीशन में लेके आए कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रहना चाहिए। सो कैबिनेट रिमेन लार्जली ऑल मेल इवन अंडर वुमेन चीफ मिनिस्टर्स एंड पीएम्स। ठीक है, सेकंड क्या देखा है, इंडिया स्टेट असेंबलीज लेस देन 5% women representatives and India rank among the bottom group of nation worldwide for women legislative representation। कि इंडिया में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, ठीक है, वहां पे क्या है, हालांकि ये अलग बात है कि हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी है, लेकिन एज अ होल अगर हम देखेंगे तो हम क्या पाते हैं कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन आपके पॉलिटिकल फील्ड में अभी भी बहुत ही लो है। मिनिमम 33% होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम क्या पाते हैं, आपकी लोकसभा में कितना है, 14% में देखा था, स्टेट असेंबली में उससे भी कम है, 5% है बस। तो यहाँ पे अभी हमें काफी कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, हमने देख लिया कहाँ का वीमेन का रोल क्या है, उनका प्रेजेंस क्या है पॉलिटिकल में, उनका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, आगे हमारा है पॉइंट रिलीजन को लेकर। जो हमारा सेकंड सोशल ग्रुप था, जो सेकंड हमारा सोशल डिवीजन है वो है क्या है, रिलीजन। ठीक है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग। अब देखिए, रिलीजन को लेके हम या फिर कोई भी जो व्यक्ति किसी रिलीजन को फॉलो करता है वो अपने रिलीजन से क्या होता है, डीपली कनेक्टेड होता है। उसे क्या लगता है कि जो हमारा रिलीजन है, हर किसी को यही लगता है कि जो हमारा रिलीजन है वो सबसे बेहतर है, वो सबसे सुपीरियर है। और यही जो हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारा माइंड सेट होता है, वो हमें दूसरे रिलीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। आमतौर पर देखिए क्या रिलीजन का मतलब क्या है, गांधी जी ने रिलीजन को लेकर क्या बोला था, गांधी जी का जो कोट है कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द मोरल वैल्यूज
ड्रॉन फ्रॉम ऑल द रिलीजन। गांधी जी का मानना यह था कि हम रिलीजन को और पॉलिटिक्स को डिफरेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका मतलब रिलीजन को लेके जो हम फॉलो करते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो नहीं था। उनका मतलब ये था कि जो हर एक जो हमारा रिलीजन है, उस रिलीजन में कुछ मोरल वैल्यूज होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, और वही एथिक्स हमको गाइड करते हैं पॉलिटिक्स वाले में बनाने के लिए, रूल रेगुलेशन बनाने के लिए। ठीक है। ह्यूमन राइट ग्रुप डिमांड गवर्नमेंट एक्शन टू प्रिवेंट द कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। क्या देखा हमने कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, उनकी डिमांड रहती है कि जो आपकी रिलीजन में जो माइनॉरिटीज में है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। विमेन मूवमेंट रिफॉर्म डिस्क्रिमिनेटरी फैमिली लॉज अक्रॉस द रिलीजन। कई बार हम ये देखते हैं कि जो आपका वीमेन का रोल है किसी पर्टिकुलर रिलीजन में, वो और भी अधिक सीवर हो जाता है, उनके लिए और भी वो डिसएडवांटेज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रिलीजन है जो वीमेन को रिलीजन के नाम पे और भी सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे उनके साथ डुअल क्या होता है, सप्रेशन दिखाई देता है। एक तो वुमेन का सप्रेशन, ऊपर से उनका रिलीजन का सप्रेशन। समझ गए बात को? तो ये ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि रिलीजन को लेके हम क्या सोचते हैं और क्या हमें करना चाहिए। ठीक है। These are acceptable as long as every religion is treated equally. आइए आप देखते हैं हमारा जो सेकेंड टर्म है वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनलिज्म का मतलब ध्यान से देखिए क्या है। द बिलीव दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। प्रॉब्लम बिगेन व्हेन द रिलीजन बिकम द बेसिस ऑफ द नेशन एंड वन रिलीजन इज pitted against another for the political dominance. कम्युनिज्म का सिंपल सा मतलब देखिए क्या है। ये कम्युनिज्म वर्ड बना है आपकी कम्युनिटी से। ठीक है। कम्युनिटी से क्या बना है? कम्युनिज्म बना है। अब कम्युनिटी एग्जांपल क्या है? हिंदुइज्म हो गया। जो लोग हिंदू को फॉलो करते होंगे या सनातन को फॉलो करते होंगे वो क्या होंगे? उस कम्युनिटी के लोग हो गए। जो इस्लाम को फॉलो करते होंगे वो क्या होंगे? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो गए। सेम हमने रीजन के बेस पे देखा क्या कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी होती है। ठीक है। अब जब हम अपनी कम्युनिटी के जो आइडियाज होते हैं, जो एथिक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम प्रैक्टिस करते हैं सोशली, सोशली का मतलब यह है कि हम बाकी सारे रिलीजन को इग्नोर करते हैं। सिर्फ हम देखते हैं कि जो हमारा रिलीजन है वही क्या है, सबसे सुपीरियर है, और उसी अकॉर्डिंग जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब गवर्नमेंट उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? कम्युनलिज्म बोल देते हैं। कि कम्युनिटी के प्रेफर में, कम्युनिटी के विल के अकॉर्डिंग काम करना ही क्या है? कम्युनलिज्म है। अब वो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है। तो कम्युनलिज्म का मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, चाहे वो कास्ट के बेस पे बनाई जाए, सिर्फ रीजन ही रीजन नहीं होता है। यहाँ पे कास्ट भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, लैंग्वेज भी हो सकता है। कोई भी बेस पे हम कम्युनिटी बनाते हैं, और जिस कम्युनिटी के विल के अकॉर्डिंग, उसके फेवर के अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? कम्युनलिज्म बोलते हैं। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म आपको डेली लाइफ में, डे टू डे वर्क में आपको कम्युनलिज्म दिखाई देगा। कहाँ का दिखाई देता है? देखिए, एवरीडे प्रेजुडिस, रिलीजियस स्टीरियोटाइप एंड बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ वंस ओन रिलीजन। कहाँ दिखता है कम्युनलिज्म? जब हमें ये फील होता है कि जो हमारा रिलीजन है वो बाकी सभी रिलीजन से क्या है? सुपीरियर है, तो वहां पे आपका कम्युनलिज्म फॉर्म होता है। सेकंड क्या है? कम्युनल पॉलिटिक्स, क्वेस्ट फॉर द पॉलिटिकल डोमिनेंस, मेजोरिटिज्म और द सेपरेटिज्म। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट भी क्या करे, अगर किसी एक कम्युनिटी को फेवर करना शुरू कर दे, उसके विल के अकॉर्डिंग उसके फेवर में काम करना शुरू कर दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। आमतौर पे आपने श्रीलंका के केस में देखा था क्या? मेजोरिटिज्म देखा था। तो मेजोरिटिज्म और कम्युनलिज्म लगभग सेम हो सकते हैं, कि जहां पे हम मेजोरिटी के ही फेवर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? कम्युनलिज्म हो गया। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यूजिंग सेक्रेट सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स एंड फियर टू यूनाइट वोटर्स। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम पाते हैं कि आपका जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स में किस तरीके से इन्वॉल्व है। ठीक है। रिलीजन का रोल पॉलिटिक्स के अंदर क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी आपके इलेक्शंस आते हैं, जब इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है, तो अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिलीजन के बेस पे ही वोट्स की डिमांड करती है। हालांकि ऐसा करना हमने जो इलेक्शन कमीशन में देखा था, या फिर आगे पढ़ेंगे हम, वहां पे ये वैलिड नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि वे आपके सेक्रेट सिंबल्स का यूज करते हैं जो पर्टिकुलर रिलीजन का होता है। रिलीजियस लीडर्स को आगे लेके आते हैं ताकि लोग उनसे क्या हो, कनेक्टेड होते हैं, और उनके फेवर में उनकी बात सुनते हैं और उनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल बेनिफिट दे पाएंगे। फियर टू यूनाइट वोटर्स, कई बार वो उनके अंदर डर पैदा कर देते हैं कि आपके रिलीजन को लेकर इस बात की समस्या है। बात है समझ में? तो ये सारा कुछ कुछ जो होता है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को बोलते हैं हम, कि जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं
वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए रिलीजन का यूज करती हैं। कैसे? उनके सिंबल्स को लेके, उनके पॉलिटिकल लीडर को लेके, उनको किसी तरह के उनके सेंटिमेंट को प्रोवोक करके, रिलीजियस सेंटिमेंट को प्रोवोक करके, ताकि उनका बेनिफिट हो पाए। कम्युनल वायलेंस, सिंपल सी बात है, जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट आ जाए तो उसी को हम बोल देते हैं क्या? कम्युनिटी वायलेंस, कम्युनल वायलेंस। ठीक है। रॉयट्स, मास केयर, मोस्ट एक्सट्रीम एंड द अनलीस्ट फॉर्म, कि जब कम्युनिज्म जो है आपका सबसे सीवियर कंडीशन में आ जाए, बहुत ही ब्रुटल कंडीशन में आ जाए, तो वहां पे कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, जहां पे एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट पे वार शुरू कर देगा, एक कास्ट दूसरे कास्ट के बीच में वार शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? आपके कम्युनल वायलेंस होता है, या फिर हम उसको कम्युनल राइट्स भी बोलते हैं। अक्सर ये आपने वर्ड सुना होगा कि कम्युनल राइट हो गया है। ठीक है। तो ये हो गए हैं आपके कम्युनल वायलेंस। अब देखेंगे हम भारत का रोल क्या है इंडिया में रिलीजन को लेके। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह का प्रोविजन बनाया है? तो एक वर्ड आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, सेकुलर। ठीक है, ठीक है, बहुत जगह सुना जाता है, न्यूज में, मीडिया में, यूट्यूब पे, हर जगह सेकुलर। ठीक है। सेकुलर का मतलब सिंपल सा ये मतलब होता है, सेकुलर का वर्ड ध्यान से देखिए। सेकुलर का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर नहीं करे, सबके लिए वो क्या रहे? न्यूट्रल रहे, उसी को हम बोलते हैं क्या? सेकुलर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाया है? हमारी कंट्री को, आपकी डेमोक्रेसी को एक सेकुलर स्टेट बनाया है, जहां पर हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री के कोई भी अपना नेशनल क्या होगा? रिलीजन नहीं होगा। वो किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट को फेवर नहीं करेगी। ठीक है। वो कभी कभी किसी भी एक कम्युनिटी को फेवर नहीं करेगी, क्योंकि सभी उसके लिए क्या है? इक्वल है, वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, क्या प्रोविजन दिया गया है? नो ऑफिशियल रिलीजन। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका अपना नेशनल रिलीजन होता है। जैसे जब हमारा पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन किया गया था, उसका भी बेस क्या था? रिलीजन ही था। तो पाकिस्तान क्या बन गया? एक इस्लामिक कंट्री बन गया, एक नॉन सेकुलर कंट्री बन गया, नॉन सेकुलर स्टेट बन गया। लेकिन इंडिया ने अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं अपनाया, इसलिए हम क्या हो गए? सेकुलर रह गए। श्रीलंका ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, पाकिस्तान ने इस्लाम को अपना लिया था, तो ये क्या हो गए? ऐसा कुछ हमने प्रैक्टिस भारत में नहीं देखा। तो भारत क्या है? एक सेकुलर स्टेट है। दूसरा क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि आपकी जो स्टेट है, आपकी जो गवर्नमेंट है, किसी भी व्यक्ति को उसके बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड क्या है? रिलीजन स्पेशली, रिलीजन को लेके उसको कभी भी जज नहीं करेगी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस, कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी रिलीजन को फॉलो करने वाला हो, जिस भी बिलीफ में विश्वास रखता हो, जिस भी तरह के प्रैक्टिस करना चाहता हो, सो द एवरी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इज फ्री टू प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एन रिलीजन फॉर नॉन। क्या हमने देखा कि हमारा जिस भी धर्म में विश्वास हो, हम उसके धर्म के रिचुअल को, ट्रेडिशन को, उसके प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए क्या है? कंप्लीटली फ्री हैं। वहां पे स्टेट का या गवर्नमेंट का कोई तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके अलावा अगर हमारा मन है कि आप किसी भी रिलीजन को नहीं माने, ठीक है, मेरा किसी रिलीजन में विश्वास नहीं है, फिर भी हमको गवर्नमेंट उतनी ही ट्रीटमेंट देगी, उतना ही बेनिफिट देगी जितना बाकी को देती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रिलीजन के मामले में जो हमारा स्टेट होगा, जो हमारी कंट्री होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होगी? टोटली न्यूट्रल रहेगी। ठीक है। स्टेट कैन इंटरवन। लास्ट क्या देखा हमने? हमने देखा कि आमतौर पे जो सेकुलर स्टेट्स होते हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में है, वहां पे हम ये पाते हैं कि सेकुलर का मतलब ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये हो गया आपका रिलीजन। तो सेकुलर का मतलब ये होता है कि इनका और इनके बीच में कोई सी तरह का कनेक्शन न रहे। गवर्नमेंट कभी भी रिलीजन के ऊपर क्या करेगी? किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। आमतौर पर सेकुलर को हम यही मानते हैं। लेकिन भारत में हमने क्या किया? सेकुलरिज्म को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके क्या कराया हमने? मॉडिफाई ये कराया कि स्टेट में रेगुलेट रिलीजियस मैटर्स टू इंश्योर इक्वलिटी, एग्जांपल बैनिंग द अनटचेबिलिटी। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भारत के हर एक नागरिक को क्या दे? डिग्निटी के साथ जीने की आजादी दे, उनके बीच में इक्वलिटी इंश्योर करे। ठीक है। तो अगर किसी रिलीजन में ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ पे उनकी डिग्निटी पे क्या होता है? आ जाती है, वो इंडेंजर होता है, उनकी इक्वलिटी क्या होती है? इंडेंजर होती है, तो उस कंडीशन में आपका जो स्टेट होता है वो इंटरवेयर करेगा वहां पे, और उस तरह के प्रैक्टिस को बैन कर देगा। एग्जाम्पल क्या है? कि कुछ रिलीजन में एक प्रैक्टिस था अनटचेबिलिटी का,
उसको क्या किया गया, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रूल बना के, रेजोल्यूशन बना के उसको बैन कर देगी। ठीक है, सेम तरीके से आपने देखा होगा एंशिएंट टाइम में भी सती प्रथा जैसा सिस्टम था। ठीक है, या फिर बेमेल विवाह जैसे व्यवस्था था। अभी रिसेंटली देखा आपने ट्रिपल तलाक का मुद्दा था। तो इस तरह के जो भी प्रैक्टिस होंगे जो आपके इंडिविजुअल के लाइफ में इक्वलिटी को हैम्पर करते होंगे, वहां पे आपकी स्टेट क्या करेगी, इंटरवन करेगी और उस रिलीजियस प्रैक्टिस को भी वो बैन कर सकने का आजादी रखती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सेकुलरिज्म इज नॉट आइडियोलॉजी फॉर द सम पार्टी, इट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया। Secular constitution is the necessary but not sufficient. Communal prejudices must be counted in everyday life and politics. क्या देखा हमने कि हमने ये जो प्रोविजन बना तो दिया है कि हम सेकुलर स्टेट हैं, लेकिन वास्तव में सक्सेसफुल तब होगा जब इसको हम डे टू डे यूज कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ प्रोविजन बना देने से कोई भी कंट्री सेकुलर नहीं हो जाएगी। ये हम देखेंगे हमारी कंट्री का जो रिलीजन का स्टेटस है वो किस तरीके का है, किस तरह के लोग रहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ लगभग सभी रिलीजन के लोग पाए जाते हैं, जिसमें मोस्टली कौन कौन से लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो है हिंदूज सबसे अधिक भारत में। ये सेंसस है आपका 2011 का। ठीक है, क्या देखा हमने कि 79.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया इज 79% क्या है आपके हिंदूज। मुस्लिम्स कितने हैं 14.2%, क्रिश्चियंस कितने हैं 2.3%, सिख कितने हैं आपके 1.7%, और बाकी सब में आपके जो रह गया है 2%, उसमें बौद्ध, जैन, पारसी, ये सारे रिलीजन के लोग आ जाते हैं। तो मोस्टली इंडिया में कौन है आपके हिंदूज हैं। ठीक है, ये जो आपका आंकड़ा है, ये जो आपका सर्वे है, डिटेल है, डाटा है, ये आपके सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग में। ठीक है, ये हमने देख लिया। Census recorded religion for the every household exactly as the self-described, even no religion or atheist. यहाँ हमने सब ने देखा कि कितने लोग रिलीजन को मानते हैं और कितने लोग रिलीजन को नहीं मानते हैं। Since independence, population share of each community has changed only marginally. Such our committee estimate Muslim population share may rise only 3 to 4% over the next 50 years, and the overtake fear in mistaken. शेड्यूल्ड कास्ट दलित कितने हैं आपके 16.6%। अब देखिए ये लोग रिलीजन के आधार पे नहीं, ये कास्ट के आधार पे है। ठीक है, ये जो आपका आंकड़ा दिया गया है ये कास्ट के बेस पे दिया गया है, ना कि रिलीजन के बेस पे। तो रिलीजन के बेस पे हम बस यहाँ दिखाई देता है। ये जो कास्ट वाला डिटेल है इसको हम अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, देखा हमने, चलिए चलिए जो थर्ड हमारा डिवीजन है वो है कास्ट। कास्ट को लेके हम क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हम इस कास्ट से हैं, हम उस कास्ट से हैं, लेकिन हमारा नाम अपने कास्ट से जुड़ा होता है। तो इंडिया में हम स्पेशली क्या पाते हैं कि लोग कास्ट को लेके इतने अधिक डीपली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया भी था, क्या बताया था कि जब आप किसी का नॉर्मली किसी व्यक्ति का नाम पूछोगे तो अपना नाम तो भले धीरे से बोल देगा, लेकिन जो कास्ट होगी उसमें थोड़ा सा प्रेशर देके बोलेगा कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, कास्ट क्या होता है, तो नॉर्मली देखिए क्या है जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन सेंसर्ड बाय रिचुअल्स एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। कहीं ना कहीं हम यह पाते हैं कि जो हमारे यहाँ कास्ट का डिवीजन भी किया गया है स्पेशली इंडिया में, वो क्या है हेरिडेटरी, मतलब कि एक परंपरा, ट्रेडिशन से चलती हुई परंपरा है कि जो व्यक्ति इस कास्ट का है उसका आने वाली जनरेशन भी क्या होगी, उसी कास्ट की होगी। और आमतौर पर हम वहां पर बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो इस काम को करता है उसको क्या करते हैं, उस कास्ट से जोड़ देते हैं, या फिर हम किसी काम को किसी कास्ट के द्वारा ही क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि यह व्यक्ति का काम इस कास्ट से रिलेटेड है, या फिर इस कास्ट के व्यक्ति का काम यह है। ठीक है, सेम कास्ट, सेम ऑक्यूपेशन, मैरिज विद इन द कास्ट, नो ईटिंग विद द अदर कास्ट। ये क्या है, हमारे कास्ट की प्रैक्टिस है जो भारत में दिखाई देती है कि आमतौर पे लोग अपने कास्ट को लेकर इतने अधिक सेंसिटिव होते हैं कि वो जैसे जो काम उनके फादर ने किया, जो उनके काम उनके फोर फादर ने किया, आने वाली जनरेशन में क्या करेगी, वही काम वो करेगी। ये आपकी कास्ट की प्रैक्टिस है। मैरिज विद इन द कास्ट, जो उनके शादी विवाह मैरिज की जो फंक्शंस होंगे, रिचुअल्स होंगे, वो भी क्या होंगे, उस कास्ट से बाहर जाके नहीं होंगे। और नो वोटिंग विद अदर कास्ट, कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के घर पे जाके जो उनके कास्ट का नहीं है वहां पे वो जाके भोजन या फिर ईट भी नहीं कर सकते, खा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, based on the exclusion and discrimination of outcast groups,
इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या देखा हमने कि आपके साथ कास्ट के बेस पे कई बार डिस्क्रिमिनेशन या फिर किस तरह की डिसएडवांटेज भी फेस करना पड़ सकता है या फिर क्लियर कर दिया जाता था। हालांकि अब ये जो सिचुएशन है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें भारत में, तो इसमें अभी अब काफी हद तक बदलाव आया है, काफी हद तक सुधार आया है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि सेम ऑक्यूपेशन, ऐसा कोई हमारी मजबूरी नहीं रह गई कि हम अगर इसी कास्ट के हैं तो यही काम करेंगे। आज हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से हम किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हमने क्या देखा कि जो कास्ट के प्रैक्टिसेस है भारत में, उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, मैरिज विद इन द कास्ट, आजकल मैक्सिमम शादियां क्या होती है, इंटर कास्ट हो जाती है, तो ये मैरिज विद इन द कास्ट, ये भी थोड़ा डिक्लाइन दिखा देता है। तो ये जो सिस्टम था, हमने क्या देखा कि जो रिफॉर्म आया है, स्टार्टिंग से इतना बड़ा रिफॉर्म नहीं आया, इसके लिए बहुत सारे हमारे रिफॉर्मर्स थे, बहुत सारे जिसको हम समाज सुधारक बोलते हैं, जिसमें स्पेशली आपकी कौन है, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर स्पेशली। ठीक है, बी आर अम्बेडकर को इम्फेसाइज तरीके बोला जाता है कि ये क्या है, आपके रिफॉर्मर माने जाते हैं, कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए। पेरियार, रामास्वामी, नाइकर एंड फाउट द कास्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्या चेंज हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये हमारा क्या था, हिस्ट्री था। प्रेजेंट में क्या देखा हमने कि बहुत सारा चेंज हो चुका है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, लिटरेसी एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हैव वीकेंड द ओल्ड कास्ट हायरार्कीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन अनटचेबिलिटी। प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं कि जो कास्ट की प्रैक्टिस थी, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां जाके हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे आसपास जो बैठा वाला व्यक्ति है, या फिर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो उस रेस्टोरेंट में सिर्फ हमारे ही कास्ट का व्यक्ति होगा, या हम कैसे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या देखा हमने कि हम जॉब करने जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, अगर हमारा वहाँ पे बॉस हमारी कास्ट का नहीं हो तो क्या हम जॉब छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या हमने देखा यहाँ पे कि आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण और अर्बनाइजेशन के कारण जो ये जो कास्ट की हायरार्की है, जो कास्ट का सिस्टम है, वो डेफिनेटली क्या हुआ है, वीक हुआ है। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने भी क्या किया है, ऐसे कास्ट के बेस पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल घोषित कर दिया है, जैसे आपका अनटचेबिलिटी। समझ गए बात को। ये देख लीजिए आप, पॉवर्टी बाय कास्ट ग्रुप 1919 टू 2000, किस कास्ट में कितनी अधिक पॉवर्टी पाई जाती है। ठीक है, तो मोस्टली हम क्या देखेंगे यहाँ पे, एसटी और एसटी और ओबीसी को ही कहीं ना कहीं पॉवर्टी दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है क्या, कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट के आधार पे जो भारत में पॉलिटिक्स की जाती है, वो बहुत ही क्या होती है आपकी, इंटरेस्टिंग, या फिर उसको हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए तो बहुत खराब है, लेकिन उसका जो यूज किया जाता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज किया जाता है। देखेंगे क्या हम कि कास्ट भी पॉलिटिक्स को क्या करता है, इंपैक्ट डालता है, और पॉलिटिक्स भी कास्ट को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ से आपके दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है, तो दोनों को हम एक पॉइंट पे देख लेंगे, एक बना के कि कास्ट का रोल क्या है इन पॉलिटिक्स। कास्ट, आपका कोई भी पर्टिकुलर कास्ट हो, वो पॉलिटिक्स को कैसे इंपैक्ट डालता है। देखिए क्या है, एग्जाम्पल ग्रुप में पार्टीज नॉमिनेट कैंडिडेट कंसिडरिंग द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। क्या देखा हमने कि सपोज करिए किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की जो संख्या है वो ज्यादा है, तो जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखती हैं कि जो मैक्सिमम वोट होगा वो कास्ट के नाम पे ही मिलेगा, और जो कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं वो प्रयास करती है कि वो उसी कास्ट का व्यक्ति हो जिसकी संख्या ज्यादा है उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में। अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर इलेक्टोरल सपोर्ट, कि आपके जो कास्ट से आप जो जुड़े होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, उसको कई बार प्रोवोक किया जाता है, हमारे सेंटिमेंट को क्या किया जाता है, अपील किया जाता है कि आप इस कास्ट के हैं और आपके लिए ये कैंडिडेट है, आप इसको ही वोट करिए। ठीक है, थर्ड क्या देखा हमने, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ब्रॉट न्यू पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस अमंग द लोअर कास्ट्स। लास्ट क्या देखा हमने, बट नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज ए सिंगल कास्ट मेजॉरिटी, नो party wins all votes of one caste, ruling parties MPs often still lose, caste alone doesn't decide elections। उसके अलावा क्या देखा हमने, यहाँ पे देख लिया कि कास्ट का रोल क्या है,
कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कहीं ना कहीं ये ध्यान देती है कि जो एक पर्टिकुलर कास्ट का व्यक्ति है उसी को क्या किया जाए, टिकट दिया जाए, ताकि उसके जो कास्ट से जुड़े हुए लोग हैं उसको मैक्सिमम वोट दे पाए। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा कि सिर्फ कास्ट के बेस पे ही या फिर किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक कास्ट का ही व्यक्ति नहीं होता है, और भी डिफरेंट कास्ट के व्यक्ति हो सकते हैं। तो सिर्फ एक कास्ट के वोट को लेके कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है, कोई भी रूलिंग पार्टी अपने कैंडिडेट को जिता नहीं पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास करती है कि मैक्सिमम वोट क्या हो पाए, उनको मिल पाए, जिसको हम बोलते हैं वोट बैंक। आपने अक्सर ये सुना होगा वोट बैंक। वोट बैंक का मतलब क्या है, कोई बैंक नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिस करना जहां पे एक मास रूप में वोट क्या मिल जाए, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मिल जाए। ठीक है, मैक्सिमम वोट मिल जाए, उसी को हम बोलते हैं क्या, वोट बैंक। तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के प्रैक्टिस करती हैं। आगे क्या देखा हमने कि पॉलिटिक्स क्या करता है कास्ट में, पॉलिटिक्स कास्ट को कैसे इम्पैक्ट डालता है। सो द कास्ट ग्रुप बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग नाइबर कास्ट एंड सब कास्ट। हम रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, सबको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जिसके पास मेजोरिटी है वही डोमिनेट करेगा। समझ गए बात को। तो हर कास्ट प्रयास करता है कि वो अपने मेजोरिटी को क्या करे, बढ़ा पाए। इसके लिए वो क्या करेगा, जो सब कास्ट है यानी कि उसी कास्ट है जो रिलेटेड और कास्ट है, उनको अपने आप में मर्ज करके एक बड़ा फॉर्म क्रिएट करने का प्रयास करेगा। कास्ट ग्रुप फ्रॉम द कोलिशन विद अदर डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस। वो दूसरे कास्ट के लोगों से बात करता है ताकि जो उनका अपना पर्टिकुलर ग्रुप है उसका डोमिनेंस क्या हो पाए और इमर्ज हो पाए, बढ़ पाए। एंड न्यू कैटेगरीज इमर्ज बैकवर्ड और द फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। क्या देखा हमने कि एक बहुत ही ब्लॉक को उठा के, एक बहुत सारे कास्ट को उठा के हमने कन्वर्ट कर दिया कि सारी जो कास्ट है क्या है, बैकवर्ड है। और कई सारी कास्ट को उठा के हमने क्या कर दिया यहाँ पे, उनको बोल दिया कि फॉरवर्ड है। ठीक है, कास्ट का जो नया रूप है वो क्या है आपका, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड में क्या होगा, बहुत सारी कास्ट आ जाएंगी जो अपने आप को कंबाइन रूप से क्या बोलेंगे, बैकवर्ड बोलेंगे। फॉरवर्ड में बहुत सारे ऐसे कास्ट आ जाएंगे जिनको कंबाइंड रूप से क्या बोला जाएगा, फॉरवर्ड बोला जाएगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है देखते हैं हम। पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि गिव दलित्स एंड ओबीसी बेटर एक्सेस टू पावर एंड डिसीजन मेकिंग। क्या देखा हमने, कास्ट के जो यूज किया जाता है इससे कहीं ना कहीं जो दलित हैं, क्योंकि आपकी कंट्री में या फिर किसी भी डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू इक्वल मानी गई है। तो यहाँ पे हमने कई बार देखा कि जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, जो आपके बैकवर्ड्स हैं, वोट बैंक के नाम पे ही सही, वोट बैंक के नाम पे ही हम मान लें, लेकिन कहीं ना कहीं इनके डिसीजन मेकिंग में इनका जो रोल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, निगेटिव क्या इंपैक्ट है इसका, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन कास्ट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। निगेटिव इंपैक्ट ये है कि अगर हमारा ध्यान सिर्फ कास्ट पे ही रहेगा तो जो हमारे मेन मुद्दे हैं डेवलपमेंट का, पॉवर्टी को हटाने का, या फिर वायलेंस को कम करने का, टेंशन को कम करने का, ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है, ये माइंड मैप के मार्क्स देख लीजिए आप, क्या क्या देखा था हमने चैप्टर में, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जितना चैप्टर में आपके मेन कोर पॉइंट्स थे वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। सोशल डिवीजन, ठीक है, आपकी कंट्री का या किसी भी कंट्री का जो सोशल डिवीजन होता है पॉलिटिक्स में, वो किस बेस पे होता है, आपकी जेंडर के बेस पे, ठीक है, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, और आपका नेक्स्ट क्या है, आपका कॉमन थ्रेड। कॉमन थ्रेड का मतलब है कि वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, जिनकी समस्या कॉमन है। ठीक है, पॉलिटिकल वाइज रियल गेन्स फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स। कॉमन ग्रुप मतलब जहां पे सब लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम हो। तो हमने क्या देखा, ये हमारा सोशल डिवीजन है ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब आइए लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ आपके कीवर्ड्स जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब क्या है, हाउस होल्ड वर्क डन ऑर्गेनाइज बाई वुमेन इन द फैमिली। हमने जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि जो घर के काम होंगे सिर्फ विमेन ही करेंगी, ये हमारा क्या हो गया, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। पैट्रिकी का मतलब क्या है, सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर गिवन देम पावर ओवर वुमेन। क्या है कि जो हमारी सोसाइटी होती है कहीं ना कहीं पैट्रिकल सोसाइटी होती है जहाँ पे मेन का डोमिनेंस ज्यादा दिखाई देता है, ये आपकी पैट्रिकी होगी। कम्युनिज्म मैंने क्या बताया कि बिलीव दैट रिलीजन इज अ सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन
ओवर अदर्स। कम्युनिज्म का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो रिलीजन के आधार बनाया गया है उसके विल के अकॉर्डिंग, उसके फेवर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस किया जाना ही क्या है आपका कम्युनिज्म है। कास्ट हायरार्की क्या है, लैडर लाइक मेकिंग ऑफ कास्ट ग्रुप फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोअर। ठीक है। फेमिनिस्ट, ये एक वर्ड था जो शायद बीच में छूट गया था। फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट का मतलब क्या है, जो हमने देखा था कि जो वीमेन थी जिनको डिफरेंट आपके चाहे इकोनॉमिक एरिया में देख लीजिए, चाहे पॉलिटिकल एरिया में देख लीजिए, चाहे आप सोशल एरिया में देख लीजिए, हर तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ रहा है एक लंबे टाइम तक। तो उनका जो स्ट्रगल है इन तीनों फील्ड में, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, सोशल एडवांटेज के लिए और आपकी इकोनॉमिकल एडवांटेज के लिए, जो उनका स्ट्रगल है उसी को हम बोलते हैं क्या, फेमिनिस्ट बोलते हैं। ठीक है। उनको हम बोलते हैं फेमिनिज्म। और इस तरह का जो थॉट रखने वाले व्यक्ति हैं उनको हम बोलते हैं क्या, फेमिनिस्ट। अ पर्सन बिलीविंग इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन एंड वुमेन, जो क्या करता हो, मेन और वीमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हो, उनमें अलग थलग नहीं करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट बोलेंगे। ठीक है। फैमिली लॉज, लॉज ऑन मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डिफरेंस बाय रिलीजन। सेकुलर स्टेट, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए आराम से, और आप कम्युनिज्म को ठीक से देख लीजिए। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट विद नो ऑफिशियल रिलीजन ट्रीटिंग ऑल द रिलीजियस इक्वली। ठीक है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर across द जनरेशन। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके फादर या आपके फोर फादर किसी पर्टिकुलर काम से जुड़े हुए थे और आज हम वो काम नहीं करते हैं, हम कोई दूसरा काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बोलते हैं। कि हम अपनी फैमिली के जो वर्क था जिसके द्वारा हमारा कास्ट जाना जाता था, आज वो हम काम नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फिर से बता रहा हूँ, ये कम्युनिज्म, फेमिनिज्म और सेकुलर स्टेट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको देख लीजिएगा अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के ही हैं। जेंडर डिवीजन यूजुअली रेफर टू द अनइक्वल रोल असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन, नॉट बियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है। ये क्या है, हमारा सोशल डिफरेंस है। एंड सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन इन इंडिया, जो हमने बताया था आपका है आपका नारी शक्ति, यहाँ पे देख लीजिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है। क्या है आपका नारी शक्ति, जो आपके लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में 33% सीट्स को रिजर्व करने की बात करता है। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ये खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा। और चैप्टर से कुछ भी पॉइंट डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम फिर से डाउट सेशन क्लास में उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।